गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो। यस यस यस। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या कृष्णा? यस सर। ठीक। अभी तक जो क्लासेस में हुआ था बहुत बेसिक सा था, ठीक है। फिर हम लोगों ने दो तीन बातें यहाँ पे रखी थी कि जो हमारा प्रोपल्शन इंजन है, सॉरी, प्रोपेलर इंजन है, ठीक है। उसमें जो एयर फ्लो होती है वो जरूरी नहीं होता है कि इंजन के कोर में जाए जिससे हमें थ्रस्ट मिलती है, तो वो डिफरेंट होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आपसे आता है, पूछा जाता है आपके पेपर में, ठीक है। कि डिफरेंट यही वाली लाइन, इसके बारे में बताया था हमने आपको। फिर हमने बताया था कि टर्बोजेट, रैमजेट, पल्सजेट, इसमें सेम ही एयर होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आई थिंक नीचे है, इधर आसपास कहीं लिखा होगा। फ्रॉम टर्बोजेट देयर सेम वर्किंग फ्लूइड, हाँ यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि टर्बोजेट और रैमजेट और पल्सजेट के बारे में बात करते हैं, या फिर अपने टर्बो फैन के बारे में बात करते हैं, तो जो एयर है ना उससे ही थ्रस्ट मिलता है, और वही हमारा क्या है फिर इंजन के कोर में भी जा रही है। तो सेम एयर होती है। ये थोड़ा सा हम लोगों ने बेसिकली बात करी थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी? नो सर। नो सर। ठीक। अच्छा, इस पे आवाज मेरी क्लियर है कि नहीं है? मतलब कि जो जैसे मीट क्लियर है चल सर। रहता है वैसे? ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि जो टर्बोजेट, रैम जेट एंड पल्स जेट होता है, इनका मॉडर्न में तो यूज हम लोग करते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास नॉइज बहुत ज्यादा है और फ्यूल कंजप्शन ज्यादा है। ये दो डिसएडवांटेज मेन है इनके, टर्बोजेट, रैम जेट, पल्स जेट, ठीक है। इनके पास नॉइज बहुत ज्यादा है, फ्यूल कंजप्शन बहुत ज्यादा है, इस वजह से इनका यूज करते नहीं है। तो जनरल एविएशन में अगर हम बात करें, फ्लाइंग क्लब या फ्लाइंग स्कूल वगैरह, वहां देखा जाए तो मोस्टली हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन कर लेते हैं। जनरल एविएशन में मोस्टली हॉरिजॉन्टल अपोज्ड वाला इंजन यूज होता है, तो इसको आप याद रखना। और अगर हम ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में बात करें तो हम लोग टर्बो फैन ही यूज करते हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि दिस इंजन्स, यहाँ पे लिखा है कि मेनी एयरक्राफ्ट यूजेज फॉर्म ऑफ गैस टर्बाइन इंजन। काफी एयरक्राफ्ट हैं जो गैस टर्बाइन इंजन यूज करते हैं थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ये इंजन जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि टर्बो प्रोप है, टर्बो शाफ्ट है, टर्बो फैन है, टर्बोजेट है, ठीक है। हम लोग टर्बोजेट को एक जनरल फॉर्म में लेते हैं, समझ रहे हो?
टर्बोजेट को क्या लेते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, मतलब कि टरबाइन इंजन को एक्सप्लेन करना हो तो हम लोग टर्बोजेट को लेते हैं। फिर इन्हीं के वेरिएशन से ये सारे इंजन बने हैं, टर्बोजेट से ही। ठीक है, टर्बोजेट के लिया, उसमें कुछ नहीं था, कोई फैन वगैरह सिस्टम नहीं था। बाद में वहां पे हमने फैन लगा दिया, उसको ही हमने कह दिया टर्बो फैन। फिर हमने कहा कि नहीं ये भी नहीं सही है, यहाँ पे लगा दो क्या, हमें फैन नहीं चलाना, हमें प्रोपेलर चलानी है, तो वहां पे प्रोपेलर लगा दिया, टॉर्क इंजन बना दिया। अब प्रोपेलर नहीं चलानी है तो रोटर चलानी है, तो इन्होंने टर्बो शॉफ्ट बना दिया। तो इंजन तो यही था टर्बोजेट, बस इसी के इंजन में हमने क्या किया, इसी के जो भी कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया, तो हमारे अलग अलग टरबाइन इंजन सामने आए। ठीक है, इसलिए कहता है कि टर्बोजेट इज द फॉर्मर टर्म ऑफ एनी टरबाइन इंजन। क्लियर हो इस लाइन से? ठीक है ना? yes sir. इन कुछ लाइनों को आप याद रखोगे अच्छे से। अब हम लोग आ जाते हैं कि जितने भी एयरलाइन हैं इन्होंने लिखा कि गैस टरबाइन जलाल फॉर्मुलेशन मेंशन, यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर इसको नहीं देखना है आपको। फिर ये वाला देख लो कि जितने भी इंजन हैं उनमें 3 क्राइटेरिया होनी चाहिए जो फॉलो करते हैं वो, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और रिलायबिलिटी। ठीक है, तो बिसाइड बीइंग इकोनॉमिकल इन फ्यूल कंजप्शन, एयरक्राफ्ट इंजन मस्ट बी इकोनॉमिकल इन कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल प्रोसीजर एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। कह रहा है कि फ्यूल कंजप्शन को हम इकोनॉमी में नहीं ले रहे हैं, उसको छोड़ के, क्योंकि फ्यूल कंजप्शन एक अलग बात है। ठीक है, उसको छोड़ के इकोनॉमी मतलब कि बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, उस इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे। कि ऐसा ना हो कि बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा तो फिर वो इकोनॉमिकल इंजन नहीं हुआ ना। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज कि उसको डिजाइन करने में, मेंटेनेंस करने में ज्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए, और हमारी जो एफिशिएंसी हो वो भी अच्छा हो, रिलायबिलिटी हो वो भी अच्छा हो, मतलब कि अच्छा हो, काफी समय तक चले। रिलायबल होने का मतलब ये है एज अच्छा हो, कितना भी आप उससे काम ले लो वो चलता रहे, उसका मेंटेनेंस आप करते रहो, तो ये रिलायबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये 2-3 बातें थी कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल तभी होगा कि उसकी एज रिक्वायरमेंट क्या है, कब तक चलेगा, कितने हाई पावर आउटपुट दे सकता है। ये मस्ट एक रिलायबिलिटी को आपको क्या बोलता है, रिकमेंड करता है या फिर एक डिफाइन करता है कि इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ सस्टेंड हाई पावर आउटपुट विद नो सेक्रीफाइस इन रिलायबिलिटी। ऐसा ना हो कि अगर 100% थ्रस्ट आप ले रहे हो या फिर 100%, जैसे हम लोग कहते हैं फ्लैट रेटिंग, मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, तो वो फ्लैट रेटिंग यूज कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा थ्रस्ट ले रहे हैं, पूरे 100% एफिशिएंसी पे जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमारा इंजन को कोई दिक्कत ना हो उससे, अगर हम उसको पूरा हाई पावर आउटपुट ले रहे हैं तो। ठीक है, तो हम मानेंगे कि हाँ हमारा इंजन रिलायबल है। और रिलायबिलिटी कब बनी रहेगी, मैन्युफैक्चर तो आपको रिलायबल बना के दे देगा, मतलब कि ढंग का इंजन, लेकिन रिलायबिलिटी मेंटेन करने का काम क्या होता है, मेंटेनेंस का। ठीक है, मेंटेनेंस अगर सही होगा तो इंजन की रिलायबिलिटी बनी रहेगी, आप मेंटेनेंस सही नहीं करोगे तो इंजन की रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो वैसे ही नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये 2-3 बातें थी। ऊपर से एफिशिएंसी, कितना आउटपुट दे सकता है, एवरेज में, मैक्सिमम में, ये इंजन की एफिशिएंसी आती है कि कितना काम करेगा। ठीक है, जैसे कि इतना फ्यूल लिया, कितना प्रोड्यूस किया थ्रस्ट, वो एफिशिएंसी में आती है कि इसकी एफिशिएंसी भी बनी रहनी चाहिए, और वो भी आपके मेंटेनेंस से डिटरमाइंड होती है कि एफिशिएंसी कम है, ज़्यादा है। इसको मेंटेनेंस से ही हम लोग लॉन्ग टर्म तक या लॉन्ग पीरियड तक ले जा सकते हैं, अगर हम सही काम कर पाए उस पर तो। अदरवाइज ये भी खराब हो जाएगा, वो उतना एफिशिएंट नहीं रह पाएगा इंजन। हमें हर एक चीज़ को कंसिडर करके उस पर मेंटेनेंस देना पड़ता है, बाकी हम लोग का उसका काम नहीं है उतना। ठीक है, एक आपके मॉडल 13 में क्वेश्चन आता है ये वाला, जो यहाँ पे भी लाइन है, ये कह रहा है कि इंजन एफिशिएंट होने का मतलब पता है क्या है, इंजन एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब कि कोई भी वेदर कंडीशन हो, कुछ भी हो, चाहे आपकी एटीट्यूड, कोई भी एटीट्यूड हो, रोल कर रहे हो, पिच कर रहे हो। ठीक है, एटीट्यूड मतलब कि रोल, पिच या कुछ भी कर रहे हो,
एल्टीट्यूड बदल रही हो, वेदर कंडीशन खराब है, लेकिन फिर भी आपका इंजन मजे में है, मतलब कि आप जो आउटपुट चाहते हो ना वो आपको आउटपुट दे रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता है उतना, ना के बराबर है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम मानेंगे वो एफिशिएंट इंजन है। ऐसा नहीं है ना कि वेदर खराब हो गया तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है ना कि आप बहुत ज्यादा हाइट पे चले गए तो वो काम नहीं कर पाया, आउटपुट ही नहीं दे पाया जो आप आउटपुट चाह रहे हो, तो फिर वो इंजन एफिशिएंट नहीं रहा। समझ पा रहे हो एफिशिएंट क्या हुआ? यस सर। हेलो। तो एफिशिएंट कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी एटीट्यूड हो, मतलब कोई भी आप मैन्यूवरिंग कर रहे हो, ठीक है, चाहे रोल पिच या क्लाइंबिंग डिसेंट कुछ भी कर रहे हो, क्लाइंबिंग हो डिसेंट हो क्रूज हो कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एल्टीट्यूड हो कितने भी हाइट पे हो, चाहे कोई भी टाइप ऑफ वेदर है, लेकिन फिर भी आपका इंजन सही है, हेल्दी है, आराम से काम करता है, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसका जो आउटपुट है वो आपको आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आप मानोगे कि मेरा इंजन, आप मानोगे क्या, कह सकते हो कि आपका जो इंजन है वो एफिशिएंट है। तो ये तीन चीज होना जरूरी है कि इंजन के, ये जनरल रिक्वायरमेंट होती है, एफिशिएंट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इसलिए ये तीन पॉइंट को ही बस हमने हाईलाइट किया था। तो आप थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर करके चीजों को आप समझ सकते हो कि हाँ एफिशिएंट क्या है, इकोनॉमी क्या है, रिलायबल क्या है। पूछ सकता है कभी आपसे, अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पूछ सकता है इकोनॉमिकल के बारे में, क्योंकि इकोनॉमिकल, सॉरी एफिशिएंसी के बारे में, क्योंकि एफिशिएंसी यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर होती है इस वाले लाइन से, और ये आपके मॉडल 13 में भी पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इंजन का परफॉर्मेंस से रिलेटेड ये थोड़ा सा है, ये एक क्वेश्चन आता है, कई बार आया है, ठीक है। इस बार मेरे पेपर में भी आया था मतलब कि जब मैंने सेशन दिया था, तो सेकेंड थर्ड सेशन, ये 2020 का 2022 का, तो उसमें था, ये मेरे पेपर में था ये वाला क्वेश्चन। तो ये कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंजन के लिए, आपको समझना जरूरी है। क्या अभिलाष ज्वाइन किया है क्या क्लास? हाँ सर किया है। ओके। नहीं तो कुछ लोग को पता नहीं होता ना कि इसमें लिंक, क्योंकि यहाँ पे लिंक भेजना नहीं होता है, शायद आपको नोटिफिकेशन आती होगी ना क्लास की। यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि हम लोग सब एक वो वॉइस ऐप भी यूज कर रहे थे, लेकिन वो प्रीमियम वर्जन था तो फिर उसको बंद करना पड़ गया, वो लोग बहुत परेशान करते हैं वॉइस ऐप वाले, तो इसके वजह से उसको हमने छोड़ दिया वॉइस ऐप पे काम करना। और ये इजी है, इस पे ज़्यादा वो नहीं है, मैं देख सोच रहा था कि देखूंगा वॉइस क्वालिटी अगर सही आएगी, स्क्रीन शेयर वगैरह सही हो, नेट की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम लोग इस पे कंटिन्यू रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है। अब इंजन में एक चीज होती है, डैम्पर। ये जो डैम्पर होता है इसे डैम्पर बोलते हैं। ये डैम्पर होता है क्या है, जैसे कि आपने एक फिजिक्स में पढ़ा होगा ये चीज, इस तरह से आता ना, एक वेव होती है, एनर्जी है इस वेव की, ठीक है, फिर ये धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाती है, मतलब कि ये जो ऑसिलेशन है वो डैम्प्ड हो जाता है, इसको आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, यही पढ़ा होगा। मतलब कि धीरे धीरे ऑसिलेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पहले पूरे अपने एम्पलीट्यूड पे होती है, फिर एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से है, जैसे कि किसी भी कोई भी चीज वाइब्रेट कर रही है तो फिर धीरे धीरे क्या होती है, वाइब्रेशन कम होती जाती है ना, मतलब कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, वो कम होता जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है लास्ट में। तो इंजन भी वाइब्रेट बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। इंजन की वाइब्रेशंस को कम करने के लिए हम लोग डैम्पर लगाते हैं। ये डैम्पर्स उन वाइब्रेशंस के उस काइनेटिक मोशन को या फिर जो वाइब्रेशन एनर्जी उन्हें कंज्यूम करते हैं और खुद डैम्प कर रहे होते हैं, मतलब कि ऑसिलेट करते हैं वो खुद, जिसकी वजह से इंजन क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, बस इंजन का जो वाइब्रेशन होता है वो उनको ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरह से डैम्पर यूनिट होते हैं लैंडिंग गियर में, जब लैंडिंग गियर, मतलब कि जब लैंडिंग इम्पैक्ट आती है तो उस लैंडिंग इम्पैक्ट को भी कम करने के लिए वो डैम्पर लगा दिया जाता है, डैम्पर यूनिट्स, ठीक है। वो डैम्प करते रहते हैं, वो एक मतलब कि
इस तरह से सिलेंड्रिकल टाइप का होता है और इसमें एक बॉल होता है, इसमें फ्लूइड होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड वैसे, और इसमें भी एक सिलेंड्रिकल बॉल होगा, मतलब सिलेंड्रिकल ही होता है लेंथ का कोई भी, इस तरह से ये लैंडिंग गियर के आसपास लगा होता है। तो जब इम्पैक्ट आती है तो ये वाला जो है ना, अब ये फ्लूइड के अंदर मोशन करेगा, मतलब कि जो एक्चुअली इम्पैक्ट थी वो ट्रांसफर हो गई इसके पास। तो अब वो जो लैंडिंग गियर है उसमें कोई इम्पैक्ट ज्यादा रुकी नहीं और ज्यादा वो वाइब्रेट करा नहीं। उसी तरह से इंजन्स में वो भी होते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में ये कैसे काम करता है, ठीक है, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वैसे आपका टॉपिक नहीं है यहाँ पे, सिस्टम में आप थोड़ा सा पढ़ोगे लैंडिंग गियर में, तो ये डैम्पर यूनिट के बारे में पढ़ोगे। काफी सारे डैम्पर यूनिट होते हैं, कई तरह अलग अलग स्टाइल के होते हैं, ठीक है। पावर एंड वेट ये समझना जरूरी है, आपके जो पेपर में अभी क्वेश्चन आए हैं वो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला तो ये है कि जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है इसका पावर किस में मेजर करते हैं, तो ब्रेक हॉर्स पावर, और टरबाइन इंजन का जो पावर होता है वो किस में मेजर करते हैं, थ्रस्ट हॉर्स पावर। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ये दोनों आपके पेपर में है, ठीक है, इसको मार्क कर लेना। कैलकुलेशन नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से याद रखना, थ्रस्ट हार्स पावर का कैलकुलेशन यहाँ पे दिया है, तो आप बस इसको याद रखना कि थ्रस्ट हार्स पावर अगर कैलकुलेट करना हो तो थ्रस्ट इनटू एयरक्राफ्ट स्पीड एमपीएस में वैसे ये निकाल रहा है, तो थ्रस्ट इनटू एयरक्राफ्ट स्पीड अपॉन 375 माइल पर आवर रख लो। 1 आवर्स पावर को अगर पर मिनट में देखोगे, एफटी पर, मतलब एफटी एलबीएस पर मिनट, फिट एलबीएस पर मिनट में, तो 33,000 होगा। और अगर पर आवर में चेंज करोगे तो इतना हो जाएगा। और अगर माइल्स पर आवर में करोगे, माइल्स पाउंड पर आवर में, तो 375 हो जाएगा। ये 1 आवर्स पावर को ही चेंज किया है अलग अलग यूनिट में। यहाँ पे यूनिट अलग थी, यहाँ पे यूनिट अलग है, यहाँ पे यूनिट अलग है, तो याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन है ना, यूनिट चेंज है तो पूछ सकता है, तो इसको याद रख लेना। चेंज करने के लिए कभी पूछ सकता है, क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा होता है 14, तो आप इसको याद रखना और ये थ्रस्ट हार्स पावर को याद रखना। बाकी जो क्वेश्चन आया है वो बस अभी तक यही है कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन की जो पावर मेजर करते हैं वो किस में लेते हैं, तो ब्रेक हार्स पावर में मेजर करते हैं, और टरबाइन इंजन की थ्रस्ट में। सिंपल, बस इतना ही है। और इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। फील्ड इकोनॉमी में अब आते हैं, बात करेंगे इसके बारे में। हाँ देखो, जो हम उस दिन क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैं जो सर्च कर रहा था फ्लाइट रेटिंग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। एयरक्राफ्ट ऑपरेट एट रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ इट्स मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्रू आउट इट्स सर्विस लाइफ। कह रहा है कि जो हमारी एयरक्राफ्ट है वो अब लगभग अपने मैक्सिमम पावर आउटपुट पे काम करता है जब तक कि पूरी अपने लाइफ में सर्विस में रहता है, तब तक एवरेज अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पावर आउटपुट तक वो काम करता रहता है। कह रहा है कि एयरक्राफ्ट इंजन इज फुल पावर आउटपुट व्हेन एवर अ टेक ऑफ इज मेड। फुल पावर तभी हम यूज करते हैं जब क्या होता है, हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, ठीक है। इट में होल्ड दिस पावर फॉर पीरियड ऑफ टाइम अप टू लिमिट सेट बाय द मैन्युफैक्चरर, लेकिन ये फुल पावर आप कुछ लिमिट तक ही यूज कर सकते हो, इसने मैन्युफैक्चरर ने वो लिमिटेशंस लगाई है। और ये जानते हो कितना होता है 2 मिनट से बहुत ज्यादा नहीं होगा, 2 मिनट 4 मिनट इतना ही होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, द इंजन इज सेल्डम हेल्ड एट मैक्सिमम पावर फॉर मोर देन 2 मिनट्स। 2 मिनट से ज्यादा देर तक आप रख सकते हो, समझ रहे हो। अब ये नहीं है कि 10 मिनट रखोगे। फिर यहाँ लिखा है यूजली नॉट दैट लॉन्ग, मतलब यूजली इतना ज्यादा हम लोग करते नहीं है, मतलब 2 मिनट से ज्यादा रख सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, पूरी इंजन की एफिशिएंसी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ सेकंड तक ही रखते हैं। लिखा है ना, विद इन अ फ्यू सेकंड आफ्टर लिफ्ट ऑफ द पावर इज रिड्यूस टू पावर दैट इज यूज्ड टू फॉर क्लाइंबिंग दैट कैन बी मेंटेन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। इन्होंने क्या लिखा कि हमारा जो मैन्युफैक्चरर, एक एक लाइन पहले से बता देता हूँ फिर से। इन्होंने कहा कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है मैक्सिमम आवर आउटपुट लगभग यूज करता है अपने सर्विस लाइफ में। दूसरा लाइन ये था कि हमारा एयरक्राफ्ट फुल पावर आउटपुट क्या होता है, टेक ऑफ के समय यूज करते हैं, जो कुछ रेयर कंडीशन होते हैं टेक ऑफ में, ठीक है। हम लोग
इस मैक्सिमम पावर आउटपुट को मैन्युफैक्चरर के द्वारा लिमिटेड किया जाता है कि कब कितने टाइम तक यूज करना है। हम 2 मिनट से ज्यादा देर तक यूज कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हम जैसे लिफ्ट ऑफ होते हैं, मतलब कि जैसे हमें टेक ऑफ मिल जाती है, हम तुरंत कुछ सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है ना। ये ऑटोमेटिक रिड्यूस होती है कितना, क्लाइंबिंग पे। अब वो क्लाइंबिंग पावर मिल जाती है आपको कि क्लाइंबिंग पे कितना आपको पावर चाहिए उतना ही पावर मिलेगा, मैक्सिमम पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको लिफ्ट मिल गई ना टेक ऑफ के समय। तो टेक ऑफ के समय आप यूज करते हो, फिर जैसे आप क्लाइंब करने लगते हो तो वहां पे आपका पावर क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, फिर आप अपने क्रूज पावर को मेंटेन करते हो। क्रूज सबको पता है ना। Yes, yes. हेलो, ठीक। तो फिर इसलिए इन्होंने फिर लिखा कि आफ्टर द एयरक्राफ्ट हैज क्लाइम्ड टू क्रूज एल्टीट्यूड द पावर ऑफ द इंजन इज फर्दर रिड्यूस्ड टू क्रूज पावर व्हिच कैन बी मेंटेन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। देख रहे हो क्या हुआ कि अब क्या हुआ, जैसे ही आप क्रूज एल्टीट्यूड पे गए तो अब आपका पावर फिर से क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि क्रूज पे आपको उतना पावर नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हो ना, एक रेटिंग बन रही है, देखो किस तरह से। आपके पास, इसलिए हम इसे फ्लैट रेटिंग कहते हैं, इस तरह से होता है। मतलब कि जब आपने टेक ऑफ किया, यहाँ पे टेक ऑफ हुआ तो आपने पावर ज्यादा रखा था, ठीक है। ये मान लो टेक ऑफ है। अब आप क्लाइंबिंग कर रहे हो यहाँ से, तो देखो पावर रिड्यूस हुई थोड़ी सी। यहाँ पे मानो क्लाइंबिंग है, पावर रिड्यूस हुई। अब आप क्रूज पे आते हो तो पावर और रिड्यूस हो गई। समझ रहे हो। तो टेक ऑफ पे हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए था, क्लाइंबिंग पे थोड़ा सा और पावर कम हुआ, हमें उतना पावर आउटपुट नहीं चाहिए। और जब आप क्रूज एल्टीट्यूड पे पहुंच गए तो आपका पावर आउटपुट और भी कम हो गया। क्लियर है ये चीज। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं फ्लैट रेटिंग इंजन का, इसीलिए इसे बोलते हैं फ्लैट रेटिंग ऑफ इंजन। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, yes. Yes, sir. ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी, अब इसको आपको समझना है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो फ्यूल इकोनॉमी होती है वो हम लोग निकालते हैं एलबीएस पर आवर में, ठीक है ना। कितना फ्यूल कितने घंटे में कंजप्शन हुआ, इंजन ने कितना फ्यूल कंजम्पशन किया, कितना फ्यूल लिया, वो हम लोग फ्यूल इकोनॉमी में बात करते हैं। तो फ्यूल इकोनॉमी निकालना है तो हमने आपको बताया, बेसिकली अगर पूछेगा कि फ्यूल कंजप्शन किस में मेजर किया जाता है तो आप क्या बताओगे, एलबीएस पर आवर, यही बोलोगे, एलबीएस पर आवर। ये आपका फ्यूल कंजप्शन का यूनिट हो जाता है। यहाँ पे फ्यूल कंजप्शन अलग अलग इंजन के लिए अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। तो पहला स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का इन्होंने डिफाइन किया है कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है। तो आप इसे पढ़ोगे कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन फॉर गैस टरबाइन इंजन इज द फ्यूल फ्लो मेजर्ड इन एलबीएस पर आवर डिवाइडेड बाय थ्रस्ट, ठीक है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, गैस टरबाइन इंजन की फ्लो पर आवर, मतलब कि सॉरी, हाँ, फ्यूल फ्लो मेजर्ड इन एलबीएस पर आवर डिवाइडेड बाय थ्रस्ट, ये कर लोगे तो आपका थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन आ जाती है, ये वाला। क्योंकि आपने क्या किया है, थ्रस्ट से डिवाइड किया, इसलिए थ्रस्ट स्पेसिफिक है। और केवल स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन था तो एलबीएस पर आवर थी, आपने थ्रस्ट से कोई डिवाइड नहीं किया। लेकिन थ्रस्ट से डिवाइड कर दिया तो ये थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है। अब ये थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो आया, देखो जब ये स्पेसिफिक था, केवल स्पेसिफिक था, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ये एक बेसिक पैरामीटर होती है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की यूनिट सिंपली होती है आपका एलबी पर आवर, मतलब कि कितने पाउंड आप 1 आवर में इंजन ले रहा है, टेक कर रहा है, कितना कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन में। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब जब आपको थ्रस्ट स्पेसिफिक निकालना है तो जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है उसको डिवाइड कर दो थ्रस्ट से, तो आपका आ जाएगा थ्रस्ट स्पेसिफिक। क्लियर हो। स्पेसिफिक क्या होगा, एलबी, एलबीएस आवर। अब इसमें क्या कर लो, थ्रस्ट से डिवाइड कर लो,
तो आपका क्या हो जाएगा, अभी तो ये पूरा स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है, लेकिन हमने थ्रस्ट से डिवाइड कर दिया, तो अब थ्रस्ट से कोरिलेट कर दिया ना, तो थ्रस्ट स्पेसिफिक हो गया फ्यूल कंजप्शन। क्लियर हो इतना? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है, सर। ठीक। तो अब इसको साइड में लिखना, इसको ऐसे अंडरलाइन करके, ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन नॉर्मली हम लोग निकालते हैं, या जनरली आप बोलोगे तो टर्बो शाफ्ट इंजन के लिए आप लिखो टर्बो शाफ्ट, ये पूछा जाता है आपके पेपर में। और थ्रस्ट स्पेसिफिक, आप थ्रस्ट से समझ गए थ्रस्ट इंजन कौन है, टर्बो फैन है ना, और टर्बोजेट है, यही तो थ्रस्ट स्पेसिफिक इंजन होते हैं। और शाफ्ट इंजन और प्रोपेलर इंजन तो टॉर्क इंजन होते हैं। क्लियर है ना सामने ये यस चीज? सर। ठीक है। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन टर्बो शाफ्ट के लिए फाइंड आउट करते हैं, और ये थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन टर्बो फैन या टर्बो जेट के लिए निकालते हैं, लेकिन आपके पेपर में टर्बो फैन पे ही टिक करना, ठीक है? ये जो पेपर में आएगा वो टर्बो फैन पे ही टिक करना, क्योंकि हम लोग मोस्टली यूज क्या करते हैं, टर्बो फैन, इसलिए टर्बो फैन पे ही हम लोग आंसर टिक करते हैं। ये टर्ब आपके उसमें भी दिया है, ट्रिगर वाले बुक में। तो इसको वही मैं बोल रहा था, एसएफसी आपको बोल रहा था, हाफ फॉर्म जब डेमो में बता रहा था आपको, एसएफसी इसे स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कहते हैं, ये टर्बो शाफ्ट के लिए निकालते हैं। और टीएसएफसी आ जाएगा, मतलब कि थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो थ्रस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन किसके लिए निकालेंगे, टर्बो फैन के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? No, sir. नो सर। No, sir. ठीक है, ठीक। अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ठीक है? यहाँ पे देखो, सबको अंडरलाइन करते चलना, ठीक है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इक्विवेलेंट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज यूज्ड फॉर टर्बोप्रोप। अब ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, दो क्वेश्चन आपके पेपर में आए पड़े हैं। एफसी या सॉरी एच लिख दिया है मैंने। ESFC मतलब ESFC मतलब कि इक्विवेलेंट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, ठीक है? तो ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं। तो TSFC जब भी पूछेगा थ्रस्ट वाला, तो टर्बो फैन पे आप टिक कर लोगे, और जब इक्विवेलेंट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन आप पूछेगा तो टर्बो प्रोप में ट्रिक कर लोगे। कभी SFC पूछ ले तो SFC वाला आंसर जो हमने बताया कि टर्बो शाफ्ट में इसको कैलकुलेट करते हैं, ये वाली लाइन आपको मिलेगी गैस टरबाइन में, मतलब कि ट्रिगर वाले बुक में। या फिर मेरा जो नोट है ना, मैं आपको दिखा रहा था, जिसमें सारा मैंने प्रिपरेशन के लिए जो बनाया है, उसमें भी मैंने ये मेंशन किया है, वो टरबाइन इंजन से ही हमने मेंशन किया है, देख के वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है? तो आप अपने इस वाले, क्योंकि ये बुक बहुत आपके स्पेसिफिक बुक है, ठीक है? और मैं हमेशा बोल रहा होता हूँ कि यासा बहुत स्पेसिफिक होती है, क्योंकि जो नए क्वेश्चन आते हैं डीएससी बना रहा होता है, वो यासा को ही फॉलो करके बनाता है नए क्वेश्चन। तो आप इस स्पेसिफिक बुक को बहुत अच्छे से करो, आपके मॉड्यूलर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको तो एकदम अच्छे से आपको रट लेना है, ठीक है? जो भी पढ़ने वाले हैं, मतलब अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? तो वो चीज अब देखो, स्पेसिफिक इक्विवेलेंट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन के बारे में क्या है, इज यूज्ड फॉर टर्बोप्रोप इंजन एंड द फ्यूल फ्लो इन पाउंड पर आवर डिवाइडेड बाय टर्बो प्रोप इक्विवेलेंट शाफ्ट हार्स पावर। देख रहे हो ना किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, पाउंड पर आवर मतलब LBS पर आवर तो है, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं क्या, जो हमारा टर्बो प्रोप का शाफ्ट हार्स पावर है उससे डिवाइड कर रहे हैं, शाफ्ट हार्स पावर से। जिस तरह से हम टरबाइन इंजन के लिए निकाल रहे थे, ठीक है, और सॉरी टर्बो फैन के लिए, तो हम थ्रस्ट से डिवाइड कर देते थे, उसी तरह से इसका पावर क्या है, टर्बो प्रोप का शाफ्ट ही तो होता है इसमें, और शाफ्ट ही में ही हमें पावर मिलती है, और शाफ्ट से ही हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोपेलर को रोटेट कर पाते हैं। मतलब कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो हमारा टॉर्क है, टॉर्क से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर हो यहाँ तक? Yes, sir. हम्म।
तो यहाँ पे हम जो डिवीजन कर रहे हैं उसे आप ये कह सकते हो कि टर्बो प्रोप इक्विवेलेंट शाफ्ट हॉर्स पावर, मतलब कि जो हमें पावर मिला शाफ्ट में उससे डिवाइड कर रहे हैं, या फिर आप बोल रहे हो कि टॉर्क, जो शाफ्ट में आपको पावर मिला वो क्या है, टॉर्क ही एक्चुअली था। ठीक है, तो उस टॉर्क से हम डिवाइड करते हैं, और अगर वही आपका थ्रस्ट इंजन था तो थ्रस्ट से डिवाइड कर रहे थे तो वो टी एस एच पी हो जाता, और यहाँ पे हम लोग शाफ्ट हॉर्स पावर से डिवाइड कर रहे थे इसलिए ये ई एस सी पी हो जाता है। ई एस क्या होगा, ई एस एफ सी होगा, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखना, एस एफ सी, ई एस एफ सी और ये ई एस एफ सी, ये तीनों वाला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है आपकी, उसको लिख लेना जो जो लाइन आपको बताया। अब होता क्या है कि एट लो स्पीड रेसिप्रोकेटिंग एंड टर्बोप्रोप इंजन हैज बेटर इकोनॉमी देन प्योर टर्बोफैन एंड टर्बोजेट इंजन। क्या ये लाइन सही है कि जब स्पीड कम होगा तो रेसिप्रोकेटिंग और टर्बोप्रोप इंजन बहुत अच्छे इकोनॉमी देते हैं, फ्यूल ज्यादा लॉस नहीं होता है इनमें। आपको ये चीज समझाया था कि टर्बोप्रोप में कैसे होता है, ये ज्यादा हाइट तक नहीं जाएगा, ये कम हाइट तक जाएगा क्योंकि इसके पास क्या है, प्रोपेलर है। प्रोपेलर को ज्यादा घुमाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, और ज्यादा ऊपर जाओगे तो ज्यादा घुमाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मास ऑफ एयर आपको नहीं मिलेगा उतना, क्योंकि ऊपर डेंसिटी कम है। तो ये नीचे ही ज्यादा एफिशिएंट होता है, तो नीचे उड़ाओगे तो फ्यूल कंजप्शन इसमें कम होगा, मतलब कि इकोनॉमी आपका अच्छी है। उसी तरह से रेसिप्रोकेटिंग इंजन का भी है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन भी वहीं पे यूज करते हैं, प्रोपेलर ही घुमाने के लिए करते हैं ना, रेसिप्रोकेटिंग भी जो बच्चे उड़ा रहे होते हैं फ्लाइंग स्कूल में, पिस्टन इंजन ही होता है जिसे रेसिप्रोकेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो भी इंजन बहुत ऊपर नहीं जा सकता, बहुत ऊपर लेके जाओगे तो मास ऑफ एयर फ्लो मिलेगा नहीं, तो थ्रस्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप थ्रस्ट किससे ले रहे हो, टर्बो प्रो सॉरी प्रोपेलर से थ्रस्ट ले रहे हो। ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जब तक एयर पीछे नहीं फेंकेगा, रेयर वॉर्ड नहीं करेगा, तब तक वो इंजन को आगे नहीं ले जा सकता, एयरक्राफ्ट को आगे नहीं ले जा सकता। और आप हाइट पे जाओगे तो क्या होगा, एयर डेंसिटी कम हो जाएगी, तो फिर तो इंजन की एफिशिएंसी खत्म हो गई। और आप क्या करोगे, क्योंकि आपको तो इंजन चलाना ही ना, एयरक्राफ्ट को तो उड़ाना ही है, तो आप क्या करोगे, इंजन की पावर बढ़ा दोगे कि चलो और तेज से चलाओ तुम टर्बो प्रो अपना जो प्रोपेलर है। इंजन तो अपना प्रोपेलर चला देगा लेकिन एक लिमिट तक ही तो चल पाएगा, प्रोपेलर टूट जाएगी। समझ रहे हो ये सारी बात, यही सारी चीजें समझाया था आपको। यस यस ठीक, तो ये जो लिमिट है मैंने बताया था आपको कि 510 एमपीएस तक ये मेंटेन कर लेता है, यही बोला था ना आपको। यस और सर मैंने आपको बताया था किलोमीटर में 800 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड मेंटेन कर लेता है, ये ट्रिगर में दिया हुआ है आपके। ठीक है ना, लेकिन अगर आप यासा में देखते हो तो कितना है, इतना, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाओगे। इतना ही स्पीड होना चाहिए, या फिर इतना ही आपका पावर होना चाहिए, इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए किसी भी प्रोपेलर इंजन की, रेसिप्रोकेटिंग इंजन की, या फिर टर्बो प्रोप इंजन की, इतनी एफिशिएंसी होती है। इससे ज्यादा स्पीड पे गए तो आपको क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। और दिक्कत क्या है, वही प्रोपेलर वाली, प्रोपेलर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और प्रोपेलर वाइब्रेट करने लगेगा, प्रोपेलर टूट जाएगा। ये लिखा है ना कि एट हाई स्पीड बिकॉज ऑफ लॉसेस इन प्रोपेलर एफिशिएंसी और रेसिप्रोकेटिंग a turboprop engine efficiency become limited above 400 mph less than that of a turbofan। लिखा ना कि जब आप हाई स्पीड पे जाते हो तो क्योंकि हमारा प्रोपेलर की एफिशिएंसी कम होने लगेगा, इसलिए रेसिप्रोकेटिंग और टर्बो प्रोप इंजन 400 एमपीएस से ज्यादा स्पीड करोगे तो ये लिमिटेड हो जाएगी, इनकी एफिशिएंसी अच्छा काम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हमारा टर्बोफैन तो कर सकता है, टर्बोफैन तो जितना लेके जाओ उतना करेगा अच्छे से, उसको आसमान में ही ले जाना है, और हाई उसको स्पीड भी ज्यादा चाहिए तो ही अच्छा काम करेगा, तो वो तो करेगा क्योंकि उसमें अलग रूल है, यहाँ पे हमें अलग रूल है। ठीक है, तो अभी क्लियर हो यहाँ तक, ये वाली लाइन। यस यस इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नो सर ठीक है,
अब देखो इक्विवेलेंट वाली फिर से लिखा है कि ESFC इज यूज्ड फॉर टर्बोप्रोप इंजन एंड इज द फ्यूल फ्लो पाउंड पर आवर डिवाइडेड बाय टर्बोप्रोप इक्विवेलेंट शाफ्ट हॉर्स पावर, फिर वही डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, तो आप याद रखोगे, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं इंजन की ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी के बारे में। जो रिलायबल हमने बताया ना कि रिलायबल कौन बना के देगा इंजन को, मैन्युफैक्चरर देगा। वही तो आपको ये बताता है ना कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो इतना रिलायबल है, इसकी एज इतनी है। ठीक है ना। तो रिलायबल तो मैन्युफैक्चरर बना के देता है आपको, लेकिन ड्यूरेबिलिटी कौन बनाएगा, आप बनाओगे। आप नहीं करते हो, आप मेंटेनेंस नहीं करोगे ठीक से, एम ही नहीं कर रहे मेंटेनेंस ठीक से, तो रिलायबिलिटी बढ़ नहीं सकती, रिलायबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो वो तो रिलायबिलिटी है कि हाँ मैन्युफैक्चरर ने कह दिया कि इतना हो सकता है, इतना मेरा इंजन रिलायबल है, इतने साल तक चलेगा, इतना एज है। ठीक है, वो सारी बातें वो अपना सोच के बता दिया, रिसर्च से, डिजाइन से, टेस्टिंग से, वो सब बता देता है कि इतना रिलायबल है ना, इतना आराम से चलेगा। ठीक है, वो तो एक्सपेक्टेशन एक तरह से, रिलायबिलिटी हमारी क्या है, वो एक्सपेक्टेशंस है हमारी इंजन की या फिर मैन्युफैक्चरर की। और ड्यूरेबिलिटी क्या है कि एक्चुअल में क्या आपको उतना मिला कि नहीं मिला। तो ड्यूरेबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ इंजन लाइफ ऑब्टेन्ड व्हाइल मेंटेनिंग द डिजायर्ड रिलायबिलिटी। क्या हम उस डिजायर्ड रिलायबिलिटी को मेंटेन करके हम अपने इंजन की लाइफ कितना ऑब्टेन कर पा रहे हैं, कितना एक्यूरेट पा पाते हैं। कि जैसे कि इंजन ने कहा, मैन्युफैक्चरर ने कहा कि 5 साल तो का आराम से ये चल जाएगा, तो उसके रिलायबिलिटी आप मेंटेन किए, कैसे मेंटेन करोगे, सही से मेंटेनेंस करके। तो आपने सच में 5 साल तक चलाया तो आप बोलोगे कि हाँ आपने इंजन को ड्यूरेबल बना के रखा। ठीक है, वो अच्छा चला। क्लियर हो, इसमें कोई फंसेगा तो नहीं। दो सर। ठीक No, तो sir. आपको, हाँ ठीक है, आप ये वाली लाइन, ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पढ़ लेना, क्योंकि मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ ना, तो आप एक बार इसे पढ़ लेना ताकि आपको ये वाला जो टर्मिनोलॉजी है ना, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन मैं बहुत इजी में बताता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें इजीली आ जाए, बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि हमें पेपर के टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। एक और हमें दिक्कत होती है, सबको होता होगा, मुझे भी हुई थी जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और मॉड्यूलर एग्जाम में। वहाँ होता क्या है ना कि हम लोग एक्सक्लूड नहीं कर पाते चीज़ों को, होता है ना ये चीज़। हमें लगता है कि हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहाँ इम्पोर्टेंट वाली चीज़ को कैच नहीं कर पाते हैं फर्स्ट टाइम में। लेकिन जब आप वो चीज़ समझ जाते हो ना, एक बार वो थिंकिंग आपकी मेंटेन्ड हो जाती है ना कि नहीं ये चीज़ तो छोड़ना छोड़ना, ये किसी काम का नहीं है। तो फर्स्ट वो कब आपको आता है, फर्स्ट टाइम में, इसीलिए जब हम पढ़ रहे होते हैं एक्चुअल में, तो हम पूरी बुक को अंडरलाइन नहीं कर रहे होते हैं। मुझे जो अलग अलग टेक्निकल वर्ड लगते हैं, जैसे कि मैंने TFC के बारे में बताया, SFC के बारे में बताया, इस तरह से हमें जब टेक्निकल वर्ड मिले तो ही मैंने अंडरलाइन किया और मार्क किया। दूसरी बार पढ़ा तो और भी चीजें क्लियर हुई तो फिर उनको अंडरलाइन किया, तीसरी बार पढ़ा तो और भी चीजें क्लियर हुई तो उनको अंडरलाइन किया, इस तरह से। तब वहां पे आप एक्चुअल में समझ जाते हो कि क्या चीजें छोड़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है। लेकिन जब आप बहुत कम पढ़े होते हो, तो जब आप रीडिंग करने जाते हो ना, तो आपको लगता है कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब मैं ऐसे क्यों बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने पढ़ा है ना वो चीज, आप भी पढ़ोगे, आप भी कब बता दोगे कि हाँ यहाँ पे यही 2-3 पॉइंट है जो आपको एक्चुअल में देखना है। अब जो मैंने अंडरलाइन किया ना, इसके अलावा कोई लाइन आपको भी फील नहीं होगा। आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, तो आपको भी कोई लाइन फील नहीं होगा कि हमें मार्क करना चाहिए। इसलिए मैंने वही एग्जैक्ट लाइन पकड़ा जो आपको जरूर फील होता कि हाँ यहाँ कुछ लाइन है एक्चुअल में जो ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी को एक्सप्लेन कर रही है अच्छे से, तो ये फील आएगा आपको भी। ठीक है, एक होता है TBO, टाइम बिटवीन ओवरऑल। ये आप याद रखना, ये जो टाइम बिटवीन ओवरऑल होती है, ये हमारा मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है, स्पेसिफाई करता है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, तो इसने लिखा, हम लोग थोड़ा सा लाइन को अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से the fact that an engine has successfully completed its type or proof test indicate that it can be operated in normal manner over a long period of time before requiring overall। कह रहा है
ये फैक्ट से हमें पता चल जाता है, जब हम प्रूफ टेस्ट या टाइप टेस्ट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इतने एज तक हमारा एयरक्राफ्ट अच्छे से चल जाएगा, उसके बाद इसका ओवरऑल होना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ये चीज? ओवरऑल, ओवरऑल समझते हो क्या होता है? ये एक लिमिट होती है, मैं बता देता हूँ। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप इंजन को पूरा खोल दो, पूरी डिसेंबली कर दो, जितना हो जाए सब कर दो, ठीक है, फिर से उसे असेंबल करो। हर एक चीज को बनाना है। मतलब कि आपने क्या किया कि 4 साल आपका एयरक्राफ्ट उड़ा, 4 साल में जितने जितने छोटी मोटी प्रॉब्लम थी इंजन में, आप बार बार बनाते गए, खोल खोल के बनाते गए। यही तो आपने किया ना? हेलो, जहां पे दिक्कत आई आपने वहां पे डिसेंबल किया, आपने बनाया, डिसेंबल किया, बनाया, डिसेंबल किया, बनाया। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं पूरे ओवरऑल असेंबली पे, क्योंकि आप पूरा नहीं ओपन करते हो, जहां पे नीड होती है बस उतना ही करते हो। तो हमें एक टाइम, एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आ जाता है जब हमें उसको पूरे तरह से सेटल्ड करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं, अब उसको पूरा ओपन करके ही असेंबल करना पड़ेगा, अदरवाइज अभी इसकी रिलायबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, कोई ना कोई खतरा तो होने वाला ही है। उसको बोलते हैं टाइम बिटवीन ओवरऑल। कितना टाइम चाहिए एक इंजन को फिर से पूरा ओवरऑल करने में? ओवरऑल करने में काफी टाइम लगता है, बेस के इंजीनियर करते हैं, ठीक है, ये भी एक मेंटेनेंस में आता है। समझ पा रहे हो ओवरऑल क्या होगा? Yes, yes. ठीक। Yes, sir. तो इसको ही हम लोग बोलते हैं टाइम बिटवीन ओवरऑल, कि कितना हमें टाइम इंटरवल में करना पड़ेगा। ये हर एक मतलब मशीनरी के लिए अलग अलग होती है, ठीक है, चाहे वो इंजन हो, चाहे आपका अलग अदर कंपोनेंट हो जो बार बार चलता है, चाहे लैंडिंग गियर हो, चाहे एवियोनिक्स कंपार्टमेंट्स हो, जो तो बड़े क्रिटिकल होते हैं फ्लाइट के लिए, उनके लिए बहुत जरूरी होता है, एपीयू वगैरह, ठीक है ना, इस तरह के। तो मोस्टली हम लोग टीबीओ यहाँ ही पे देखते हैं, इंजन वगैरह जो खास करके एक तरह से पावर प्रोड्यूसिंग चीजें होती हैं, उन चीजों पे हम लोग मोस्टली देखते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है पूरे एरोप्लेन को खोल के ओवरऑल करोगे, वो तो होता नहीं है ना। तो ये पर्टिकुलर किसी ऐसे मशीनरी के लिए होता है जो बहुत ज्यादा काम करता है। सबसे ज्यादा काम करता कौन है? इंजन, लैंडिंग गियर, यही तो, और हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह, फ्यूल, फ्यूल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, ब्रेक कंट्रोल, लैंडिंग गियर, जितने भी फ्लाइट कंट्रोल, सबसे ज्यादा काम इन्हीं का ना है। ऑक्सीजन सिस्टम, प्रेशराइजेशन सिस्टम, हमेशा इनका कंटिन्यूअस काम है पूरा। बाकी तो सारी चीजें सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनमें हमें ओवरऑल करने की जरूरत नहीं है। वहां हमें जहां जहां पे दिक्कत आएगी वहां पे इंजीनियर्स बना देंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको पूरा ओपन करके करना ही पड़ेगा, एक बार पूरा ओवरऑल सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे नहीं लगता है आपको 4 साल से एक ही अरेंजमेंट में आप रह रहे होते हो रूम में किसी भी, या 1 साल या 4 महीने या 5 महीने, तो आपको लगता है कि यार आज घर को सेट कर लेना चाहिए। होता है कभी कभी मन कि कमरे को सेट कर लो, घर को सेट कर लो, बेड को सेट कर लो, करते हैं लोग, मन भर Yes, जाता yes. है। उसी तरह से है कि इंजन का भी क्या है, हमें थोड़ा सा सेटिंग करना जरूरी है, कि क्योंकि हमने बीच बीच में बहुत इधर उधर किया उसके साथ में। एक बार वो पूरा टीबीओ मांगता है कि आप उसे पूरा ओपन करो, डिसेंबल करो, फिर से हर एक पॉइंट को उसके रिक्वायरमेंट के बेस पे सेट करो, तो इंजन की रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी और बेहतरीन होती है, वो और ज्यादा ड्यूरेबल होगा। तो उसे हम टाइम बिटवीन ओवरऑल कहते हैं। मतलब कि ओवरऑल करने में कितना टाइम है, आपको कितना इंटरवल दिया है। तो अब ये डिपेंड करता है ना कि इंजन पे कितना मेंटेनेंस हुआ, समझ रहे हो? Yes, sir. अब नया इंजन होगा तो उस पर तो करना जरूरी ही नहीं ना, क्योंकि आप उसे 10 साल से रख रहे हो। मान लो नया इंजन हमने लेके आया, हमने उसको रख दिया, हमने तो उसको यूज ही नहीं किया ना। तो ये डिपेंड करता है ना कि आपने किस कंडीशन में कहाँ कहाँ ज्यादा यूज किया। तो कुछ वो रेयर कंडीशन है, वो ये लोग बताते हैं कि इतने सारे कंडीशंस अगर मैनर हो जाएंगे, इतने सारे कंडीशंस आप देख लोगे उस इंजन पे, तो आपको करना पड़ जाएगा। जैसे कि मान लो आपने एक ही इंजन का 10 से 20 बार आपने फ्लेम आउट कर दिया, तो ये इजी चीज नहीं है ना। किसी इंजन के लिए ये बहुत बेकार चीज होती है, उसके हेल्थ के लिए, ठीक है, कि वो फ्लेम आउट हो रही है, स्टॉल हो रहा है। स्टॉल तो बहुत ही बुरी चीज होती है इंजन के लिए, ठीक है। अगर आप B1 के स्टूडेंट रहते तो आप बहुत अच्छे से इसके बारे में कंसीडर करते कि क्यों, क्या जरूरी है यहाँ पर। लेकिन हमें उतना डेप्थ नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा देख के आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में आप में है उसको आपको अच्छे से समझ लेना है कि किस तरह से वो टर्मिनोलॉजी आपको परफेक्ट होनी चाहिए, आप उसको गलत नहीं पढ़ना है मतलब, ठीक है। तो इसने लिखा है हाउएवर नो डिफिनिट टाइम इंटरवल बिटवीन ओवरऑल स्पेसिफाइड और इम्प्लाइड इन इंजन रेटिंग, है ना, कि कोई डेफिनिट टाइम नहीं है ये चीज, ठीक है। वो आपका जो मैन्युफैक्चरर होगा वो कंडीशंस बताएगा कि ऐसा ऐसे सिचुएशंस आ गई तो हमें इतने टाइम पे तो करना ही पड़ जाएगा ना। तो कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि 4 साल पे या 5 साल पे या 3 साल पे या 2 साल पे आप उसको ओवरऑल करोगे करोगे। फिर ये लिखा है कि द टाइम बिटवीन ओवरऑल वेरी विद ऑपरेटिंग कंडीशन, ये चीज आपको समझाया ना कि किस कंडीशंस में वो ऑपरेट कर रहा है, किस तरह के आप उस पर वर्क कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, इस सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वाली डेफिनेशन आपको याद रखनी थी। और वही हमने बताया कि कुछ चीजें जब आप पढ़ोगे ना तो आपको वो फील आती है कि एक्चुअल में आपको देख रहे हो ना डेफिनेशन अभी आपको मिल नहीं रहा है ओवरऑल की। अब जो लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पे मिल रहा है कि ओवरऑल की क्या है, ये टाइम इंटरवल। इन्होंने लिखा है कि टाइम बिटवीन ओवरऑल वेरीज विद ऑपरेटिंग कंडीशन, जैसे कि इंजन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ द इंजन इज ऑपरेटेड, हाई पावर सेटिंग, मेंटेनेंस रिसीव्ड। तो 3 कंडीशन इन्होंने सच एज एग्जाम्पल में बताया। ऑपरेटिंग कंडीशन जैसे कि इंजन टेम्परेचर क्या है, कितनी बार आप हाई पावर सेटिंग कर रहे हो, कितना बार उसे मेंटेनेंस मिला, इसके बेस पे ही हमारा ओवरऑल टीबीयू वेरी करता है। और ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है। क्लियर होगा ये पॉइंट ओवरऑल? यस सर। ठीक। तो इसीलिए जब हम लोग कुछ पैरा पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, तो वो चीजें एक्चुअल में समझ में आती है। अभी देखो हमने जहां जहां पेन चलाया वो नेसेसरी था ना पढ़ना, उससे ज्यादा भी पढ़ोगे तो कोई मैटर नहीं करता एग्जाम के लिए। लेकिन हमें नॉलेज भी चाहिए और चीजें स्किप भी ना हो, मतलब कि अगर एग्जाम में आ जाए तो वो चीज स्किप भी ना हो, हमें नॉलेज भी चाहिए और हमारा मॉडल भी निकल जाए, ये ज्यादा सही है ना। ऐसा ना हो हम लोग पूरी लाइन रट जाए, पेपर ही ना निकले, हम लोग वो चीज ज्यादा कंसिडर ही ना कर पाए जहाँ पेपर में आता है, तो भी लॉस है। और ऐसा ना हो कि हम इतना स्किप कर दें कि हम एकदम नीचे माइनस में चले जाएं, तो फिर भी लॉस है। तो मीडियम में रहना बहुत जरूरी है कि हम अपनी नॉलेज भी मेंटेन कर लेंगे कि ठीक है, जो अच्छी अच्छी पॉइंट है वो हमें याद भी रहेगा और हमारा साथ में मॉड्यूलर भी कंसिडर्ड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सिंपल। तो नॉलेज भी है आपके पास और मॉडल भी क्लियर होगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें तो यही चाहिए ना, हम इसी चीज की मांग करते हैं। हमें केवल मॉडल नहीं निकालना है, नहीं तो मेरा तो पर्पज ये होता है कि मुझे मॉडल नहीं निकालना है, हमें मीडियम मीडियम में रहना है, हमें नॉलेज भी थोड़ा चाहिए, ठीक है, और हमारा क्लियरिटी भी आ जाए, मॉड्यूलर भी निकल जाए, जितना मैं पढ़ लूँ उतना चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। इस तरह का पर्पज सही भी होता है ना। ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, इसको थोड़ा सा देख लोगे आप। ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी इज एबिलिटी ऑफ इंजन रन स्मूथ एंड गिव डिजायर्ड परफॉर्मेंस एट ऑल स्पीड ऑफ आइडलिंग पावर टू फुल पावर आउटपुट, ये चीज है। एक्चुअल में आइडलिंग पावर क्या थी, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग जब होती है इंजन की वहां से लेके फुल पावर आउटपुट क्या थी, ये ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी में आती है। उसे हम इसको कंसिडर करते हैं ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी में कि स्मूथली किस तरह से ये आउटपुट मिलता है, मतलब कि जब ये स्टार्ट हुआ तो कितना आउटपुट मिल रहा था और पूरी इसकी फुल आउटपुट क्या है, ठीक है। और ये इसका परफॉर्मेंस इनके बीच में कैसा रहता है, स्मूथ, हाई, लो, डिजायर्ड आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, उसको हम ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी में कंसिडर करते हैं। तो इतना डेफिनेशन मैंने भी पढ़ा था, आप भी इसे याद रख लोगे। कॉम्पैक्टनेस टू अफेक्ट प्रॉपर स्ट्रीमलाइन एंड अफेक्टनेस, ये क्या होता है? कॉम्पैक्टनेस जो होती है इंजन की, ये शेप और साइज पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज पे। इंजन देखते हो ना कि वो बहुत ज्यादा अजीब तरह सा नहीं है, एक राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, होलो सिलेंड्रिकल टाइप का है, और उसे हम स्ट्रीम लाइन तरह से बनाते हैं ताकि ज्यादा से हमें थ्रस्ट मिले, पावर लॉस ज्यादा ना हो, ठीक है, और वो ड्रैग भी ज्यादा क्रिएट ना करे। और स्ट्रीम लाइन जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा स्ट्रीम लाइन, उतना कम हमारा ड्रैग होगा। तो ये सारी जो बातें कंसीडर करते हैं ना वो कॉम्पैक्टनेस में आती है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा नहीं है, वही है कि ड्रैग जो क्रिएट हो रही है वो कम हो। अब थोड़ा सा मैं इसको बता ही देता हूँ, ये वाली लाइन
In a single engine aircraft, the shape and size of engine also affect the view of the pilot, making a smaller engine better from this point. अब ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में इंजन कहाँ होगा, बता सकते हो आप? सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में इंजन कहाँ पे होगा? नोज में ही होगा, है ना? क्योंकि टरबाइन इंजन तो लगा होगा नहीं सिंगल इंजन में। सिंगल इंजन में हमेशा एक नोज ही रहता है, ठीक है। और नोज में भी मोस्टली हम लोग सिंगल इंजन पे रेसिप्रोकेटिंग को ही कंसिडर करते हैं। हम लोग हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहे हैं ना। हेलीकॉप्टर में भी होता है टरबाइन इंजन, टर्बोसॉफ्ट इंजन, ठीक है, तो उसके हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये जो एक्चुअल में जो पायलट व्यू की बात कर रहा है ना, वो नोज वाले इंजन में होती है। कि क्या होता है कि अगर नोज वाला जो इंजन है जिसको हमने नोज में फिट किया है, ठीक है, अगर वो बहुत बड़ा होगा ना तो पायलट आगे देख ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो पायलट की व्यू क्या होती है, खराब होती है। इसलिए जो पहले के एयरक्राफ्ट थे वो नोज लैंडिंग गियर था। जो लैंड करते थे मेन लैंडिंग गियर क्या था, नोज लैंडिंग गियर था। समझ पा रहे हो? पायलट के यस व्यू को यस सही करने के लिए था। अभी पायलट के व्यू तो सही है, मतलब कि अब तो मेन लैंडिंग गियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इंजन आगे रखा ही नहीं। वो पायलट के व्यू बहुत डिस्टर्ब करता था, ठीक है। और अगर हम पीछे लैंड कर दिए होते, हमारा मेन लैंडिंग गियर पीछे रहता, तो क्या होता, पायलट को आगे दिखता ही नहीं। इसलिए पहले नोज को पहले गिराना था। इसलिए जो पहले वाली एयरक्राफ्ट थी उसमें जो लैंडिंग गियर थी वो नोज लैंडिंग गियर थी। मतलब मेन लैंडिंग गियर जो होता था वो नोज होता था, सबसे पहले नोज पहले आता था जमीन पे, बाद में आपका टेल आता था। उसको हम लोग कहते थे टेल टेल टाइप स्ट्रक्चर या कहते थे। अभी तो आपका मेन लैंडिंग गियर या ट्राइसिकल टाइप जो भी, अभी तो ट्राइसिकल टाइप है, इस तरह का था। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस रुको मैं समझा देता हूँ। मैं दिखाता हूँ ये वाली जो लाइन, इसको समझाने के लिए। इसको टेल लैंडिंग गियर एयरक्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। ये देखो, जिसे कन्वेंशनल टाइप भी कहा जाता था, लेकिन इसका नाम भी है टेल लैंडिंग गियर। देख रहे हो इस तरह का है। यही तो होता है फ्लाइंग स्कूल में मोस्टली। तो आप देख रहे हो, अब मैं पूछूं लैंडिंग किससे होगी तो आप कहाँ बताओगे? नोज ही तो पहले उतरता है, बाद में टेल टच डाउन होती है। तो पहले ये हमारे पास सिस्टम था। ये इस वजह से था ना कि पायलट को आगे दिख सके। अगर टेल को पहले उतार देते तो इंजन आगे इतना बड़ा है, प्रोपेलर घूम रहा है, पायलट को तो वैसे ही नहीं कुछ दिखेगा, तो दिक्कत ये हो जाती थी। तो लोगों ने सोचा, या फिर उस तरह के जो भी स्ट्रक्चर थे, मैन्युफैक्चरर थे, वो लोग सोचे कि पहले नोज को ही उतार लो ना, टेल को हम ऊपर रखेंगे तो पायलट देखता रहेगा ना नीचे क्या है। समझ पा रहे हो? पीछे की पार्ट उठी रहेगी तो पायलट भी तो उठा रहेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस यस विजिबिलिटी सामने तो दिखेगा ना, क्या रनवे पे क्या है, पायलट तो देख पाएगा ना। फिर बाद में टेल पीछे उतर जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले एयरक्राफ्ट में यही प्रॉब्लम थी, जिसे कन्वेंशनल टाइप लैंडिंग गियर कहते हैं। आप सिस्टम में इसको पढ़ोगे। तो ये कन्वेंशनल टाइप लैंडिंग गियर है, जैसे टेल टाइप भी कहते हैं, टेल लैंडिंग गियर सिस्टम। बाद में आपका आया मेन लैंडिंग गियर सिस्टम, जो आपके फ्यूजलेज में होती है। और ये जो टेल वाला जो था बाद में टच डाउन था, हम लोगों ने बाद में उल्टा कर दिया पूरे मॉडर्न में। क्योंकि मॉडर्न में हमने एयरक्राफ्ट का जो इंजन था वो नोज में लगाया ही नहीं, वो क्या कर दिया, टेल पे लगा दिया, फ्यूजलेज पे लगा दिया, नहीं तो विंग में लगा दिया। तो अब पायलट की विजिबिलिटी डिस्टर्ब होती नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा फोर्स पीछे लेते हैं, फ्यूजलेज के सेंटर में जो बीम होती हैं उन पे ले रहे होते हैं। वहां पे हमारी लैंडिंग गियर्स हैं लगभग मीडियम में, जहाँ पे आपके विंग होते हैं वहीं पे होते हैं।
वो पूरा वहां पे हम लोग पूरी लोड ले रहे हैं, पूरी इम्पैक्ट ले रहे हैं, फिर आपका नोज आराम से टच डाउन कर जाता है। हमें इस विजिबिलिटी की उतनी टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे पास मॉडर्निटी है, डिजिटल है, पायलट आराम से देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसे। अब पहले ये वाली दिक्कत थी, इसलिए पहले नोज को उतारना ज्यादा जरूरी था, टेल को बाद में उतार लो। पढ़ोगे आप सिस्टम में 3 तरह के होता है, और एक टैंडलम लैंडिंग गियर, इसको भी मैं समझा देता हूँ, जब मैं अब यहाँ आ गया हूँ तो मैं दिखाई देता हूँ आपको। उसमें कोई सपोर्टिंग होता ही नहीं था। अभी आप देखोगे ना, सोचोगे सर ये कौन सा एयरक्राफ्ट है, ठीक है। मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। टैंडलम देखो, टैंडम, टैंडम लैंडिंग गियर, इसको देखा, इसमें गियर होता ही नहीं है। यहाँ पे दो ही मतलब दो ही व्हील होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे किस तरह से है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं एक्चुअल में, इस तरह से देखो, यहाँ पे देख रहे हो किस तरह से है। यहाँ पे ट्राइसिकल नहीं है, बस यहाँ पे केवल एक ही लैंडिंग गियर्स है ना। इनको सपोर्टिंग कैसे मिलता होगा। यहाँ पे इनके पास सपोर्ट स्ट्रक्चर रहते हैं, मतलब इन्हें आपको मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज ना ये गिर जाएंगे। देख रहे हो ये विंग साइड में ये लगा पड़ा है, लेकिन जब ये उड़ता है ना तो ये खुल जाते हैं सब। समझो क्या अजीब सा डिजाइन था। विंग में देख रहे हो, वो बस इसलिए है ना कि एयरक्राफ्ट रनवे पे खड़ा हो सके। समझ रहे हो मेरी बात, हेलो। यस यस। तो जब ये फ्लाई करता था ना, ये वैसे जेट में होता था, ठीक है, और ये एयरफोर्स वगैरह यूज करती थी। तो जब ये फ्लाई करता था ना, तो ये दोनों जो विंग में है ना, ये गिर जाते थे, क्योंकि विंग में आप रख नहीं सकते, क्योंकि विंग ही इतनी पतली है, ठीक है। और रखोगे वैसे ही रहेंगे तो कंफर्म है ड्रैग इतना क्लियर होगा, ज्यादा होगा। तो ये उड़ते ही वो हट जाते हैं, डी अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा बकवास टाइप मुझे डिजाइन लगा, पता नहीं क्या सोच के मैन्युफैक्चरर ने इसे डिजाइन किया था। इसे टैंडम लैंडिंग गियर टाइप कहते हैं। आज जो चलता है उसे ट्राइसिकल कहते हैं, मतलब कि आगे एक नोज में गियर है या व्हील कह दो, और 2 मेन व्हील लैंडिंग गियर है आपके। तो आजकल वाले को क्या बोलते हैं, जो मॉडर्न में यूज हो रहा है, वो ट्राइसिकल टाइप लैंडिंग गियर है। सबसे पहले आपका कन्वेंशनल था, जिसे हमने बताया टेल टाइप लैंडिंग गियर, और ये एक टैंडम था जो बड़ा अजीब ही था, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि जो एयरक्राफ्ट में नोज में होता है ना, तो एयरक्राफ्ट को विजिबिलिटी नहीं दिख पाती है उतना। तो फिर इन्होंने लिखा कि इन एडिशन टू रिड्यूसिंग द ड्रैग, ड्रैग को अगर कम करना हो तो फ्रंटल एरिया ज्यादा रखना पड़ेगा एयरक्राफ्ट की, इंजन की फ्रंटल एरिया, मतलब उसका जो मुख है, माउथ है, वो जो होना चाहिए ना, खुला होना चाहिए अच्छे से। ज्यादा ना हो तो प्रॉब्लम आएगी, ड्रैग बहुत ज्यादा होगा। छोटा रखोगे तो एयर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा, थोड़ा बड़ा रहेगा फ्रंटल एरिया तो सही रहेगा। फिर इन्होंने लिखा है कि वेट लिमिटेशन नेचुरली आर क्लोज रिलेटेड टू द कम्पैक्टनेस रिक्वायरमेंट, और ये जो वेट वाली लिमिटेशंस है ना, ये भी कॉम्पैक्टनेस के रिक्वायरमेंट में कंसिडर्ड करी जाती है। बाद में हमारे पास इंजन जो आए वो मोर इलोंगेटेड आए, स्प्रेड आउट इंजन आया, बहुत मतलब कि अच्छा सा उसका मुख हो, माउथ हो, जिसे बेल माउथ, आजकल आजकल के जो इस इंजन आ रहे हैं वो बेल माउथ स्ट्रक्चर में आते हैं। थोड़ा बहुत सुना है क्या बेल माउथ करके, कुछ बात सुनी है आपने, ये वर्ड सुना है कहीं। दो सर। ये, हाँ, ये बेल माउथ टाइप करके आते हैं आजकल के इंजन, जो फ्रंटल एरिया है इस तरह का होता है। टेगर में दिया है जो 15 के बच्चे होते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि मैं हर एक एक्चुअली हर एक मतलब उसमें रहता हूँ ग्रुप में, शेयर वगैरह करने के लिए, ना ही बस शेयर वगैरह करने के लिए ही, बाकी मैं उसमें क्वेश्चंस भी पढ़ लेता हूँ कभी कभी टाइम निकाल के। तो वहाँ पे बच्चे बात करते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये भी चीजें होती हैं। तो 15 वैसे गैस टरबाइन वाले जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कभी डिस्कस करते हैं, तो मैंने वहाँ पे पढ़ा था और देखा था तभी ये वाली लाइन। इट मोर डिफिकल्ट इट बिकम टू कीप द स्पेसिफिक वेट विद इन द अलाउलेबल लिमिट। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जो वेट है उसे कैसे मेंटेन करें, जो अलाउबल लिमिट है उसमें कैसे मेंटेन करें। तो ये कम्पैक्टनेस में आती है हर एक चीज। आपने क्या क्या कॉम्पैक्टनेस में देखा, साइज इंजन की, शेप देख लिया, वेट देख लिया, यही 3 चीज कंसिडर किया ना, साइज शेप और वेट। इससे ज्यादा कुछ कंसिडर किया आपने क्या। और ड्रैग, तो ड्रैग साइज और शेप से ही डिसाइड होगा।
तो साइज, शेप एंड वेट, ये कॉम्पैक्टनेस डिजाइन में आपकी आती है। क्लियर हो अभी यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? आगे बढ़े। Yes, yes. ठीक है। अब आप देखोगे जब रेसिप्रोकेटिंग इंजन था तो वहां पे कंबस्शन में जब रेसिप्रोकेटिंग इंजन स्टार्ट होता है तो जितने भी प्रोसेस हैं, प्रोसेस मतलब कि जैसे कंप्रेशन, पहले इनटेक मतलब एयर इनटेक होना और फ्यूल आनी प्लस फ्यूल, ये कंप्रेशन, कंबस्शन एंड एग्जॉस्ट, ये सब एक ही चैम्बर में होता है। किसी को डाउट है इसमें कुछ? No, sir. क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग में होता क्या है, एक पिस्टन होती है और सिलेंडर में मूव कर रही होती है, उसी सिलेंडर में ही सारा काम हो रहा है। पिस्टन क्या करती है, कंप्रेस करती है, और पिस्टन के चलने की वजह से ही इनटेक मिलता है, मतलब कि एयर और फ्यूल मिक्सचर अंदर आती है सिलेंडर के अंदर, और फिर पिस्टन उसे कंप्रेस करता है। फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जैसे कंप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपका स्पार्क जनरेट हो जाता है, तो आग लग जाती है आपके सिलेंडर में, और आग लगने की वजह से पिस्टन पे एक फोर्स मिलता है, पिस्टन फिर बहुत तेजी से नीचे की तरफ भागता है, और फिर जब जब पिस्टन फिर जब रिटर्न करता है तो जो गैसें क्रिएट होती हैं, क्योंकि बर्न होता है ना, तो जब वो बर्न गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं। यही सिस्टम चल रहा होता है। तो ये सारी चीजें एक ही चैम्बर में होती हैं, ठीक है, ये चीज होती है। लेकिन जब आप एक टरबाइन इंजन में आते हो ना तो ये सारी काम जो है ना, कंप्रेशन, कंबस्शन, एग्जॉस्ट, इनटेक, ये सब अलग हो रहा है ना। मतलब कि एक ही फ्लो है। आप सोचोगे कि सर कहाँ अलग हो रहा है, मतलब लेकिन एक कोई क्लोज्ड चैम्बर नहीं है ना, सबके लिए एक अलग अलग कंपार्टमेंट है। समझ पा रहे हो? ये इनटेक वाला कंपार्टमेंट हो गया, ये आपका कंप्रेसर का कंपार्टमेंट हो गया, ये आपका कंबस्शन का कंपार्टमेंट हो गया, ये आपका टरबाइन का कंपार्टमेंट हो गया, और ये आपका एग्जॉस्ट का कंपार्टमेंट हो गया। तो देख रहे हो हर एक चीज अलग अलग हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे एक चैम्बर नहीं है, सबके लिए अपना अपना कंपार्टमेंट है। उस कंपार्टमेंट में होता है, कंस्ट्रक्शन तो पूरी एक है, इंजन एक ही है, लेकिन सबका अपना अपना एक कंपार्टमेंट डिसाइड किया गया है, घर डिसाइड किया गया। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एक कंपार्टमेंट है, एक ही कंपार्टमेंट में या एक ही चैम्बर में सारा काम हो रहा है। तो देखो इसलिए यहाँ पे लिखा कि सिग्निफिकेंट मतलब कि इंपोर्टेंट एक फीचर है, या फिर सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट फीचर है गैस टरबाइन इंजन का कि ये सारी चीजें सेपरेट सेक्शंस में होती हैं, each function and all functions are performed simultaneously without interruptions, और जितने भी फंक्शंस हैं ये बिना इंटरप्शन से होती रहती हैं। क्लियर हो यहाँ तक? Yes, sir. कोई भी Yes, फंक्शन sir. कोई भी फंक्शंस दूसरे वाले फंक्शंस को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो आपने देखा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। आप इसे सेंस अपने सेंस से भी समझ सकते हो, मतलब कि अपना नॉलेज से अभी तक ये बहुत बेसिक बेसिक बातें पढ़ सकते हो, मतलब कि अगर आइडिया हो आपको गैस टरबाइन को तो समझ सकते हो। जैसे अगर पिस्टन इंजन की आइडिया हो तो आप ये समझ सकते थे। जिनको थोड़ा नहीं पता होगा पिस्टन इंजन को वो फंस सकते थे, लेकिन वो हमने आपको समझा दिया कि हाँ ये चीज होता है। तो इसलिए इन्होंने बता दिया कि गैस टरबाइन इंजन के कुछ पार्ट्स होंगे, जैसे कि एयर एयर इनलेट, कंप्रेसर सेक्शन, कंबस्शन सेक्शन, टरबाइन सेक्शन, एग्जॉस्ट सेक्शन, ये मोस्ट पार्ट ये होते हैं। लेकिन जब आप इन इंजन से कुछ और भी चीजें काम में लेते हो, जैसे कि आप इंजन से जनरेटर चला रहे हो, जनरेटर क्यों चलाओगे आप इंजन से? ताकि एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी देना है, तो एक एसेसरी सेक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। और भी स्टार्टिंग के लिए, लिब्रिकेशन के लिए, फ्यूल सप्लाई के लिए, एक्सिलरी पर्पस मतलब अदर पर्पस के लिए, जैसे ब्लीड एयर ले लिए, आइसिंग कर रहे हो, प्रेशराइजेशन ले रहे हो, प्रेशराइज्ड एयर ले रहे हो, तो इसके लिए अलग अलग चीजें भी इंजन से जोड़नी जरूरी है। जैसे कि प्रेशराइजेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ब्लीड एयर ले लेते हैं कंबस्शन चैम्बर से। तो कंफर्म है हम इंजन से और भी चीजें जोड़ रहे हैं, तो ये एक्सिलरी सेक्शन में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट इंजन के लिए है, मतलब कि आपको थ्रस्ट के लिए या फिर पावर प्रोड्यूस के लिए चाहिए, मतलब एक्चुअली जो इंजन में वो भाग लेते हैं पावर प्रोड्यूस में, वो कौन है? इनटेक, कंप्रेशन, कंबस्शन, टरबाइन और एग्जॉस्ट, इनसे ही पावर आएगी। बाकी ये तो बेवजह की चीजें हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि इन इंजन स्टार्ट होने के बाद इनका काम होगा और इनका हम यूज कर सकते हैं।
कि इंजन से कोई पावर लेना हो, उसे लिब्रिकेट करना हो, फ्यूल सप्लाई करना हो, ये सारी चीजें हैं। प्रेशराइजेशन करना हो अपने एयरप्लेन में, आइसिंग देखना हो, आइसिंग डे आइसिंग के लिए, तो वो सारी चीजें हैं। तो अलग अलग कंपार्टमेंट। क्लियर हो यहाँ तक? Yes, yes. हेलो? Yes, yes, sir. ठीक है। अब दो सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे पूरे इंजन में, कि हम लोग देखते हैं कि दो ही तरह का सेक्शन होता है एक टरबाइन इंजन में। कौन सा? एक कोल्ड सेक्शन है और एक हॉट सेक्शन है। ठीक है। अब ये किस तरह से डिफाइंड है आप देखोगे तो एक जो हमारा इंजन है इसमें कुछ जगह तक एयर हमारी कोल्ड थी, उसके बाद तो हॉट एयर थी। ठीक है ना? तो इसलिए इन्होंने बांट दिया कि हमारा इंजन दो सेक्शन में हो गया, कोल्ड सेक्शन और हॉट सेक्शन। कहाँ से कहाँ तक हॉट है उसको याद रखना है, ये पेपर में आता है कि कोल्ड सेक्शन बताओ टरबाइन इंजन का और हॉट सेक्शन बताओ। ये आपके पेपर में बार बार रिवाइज कर रहा होता है प्रीवियस में। तो कोल्ड सेक्शन कहाँ से? जैसे एयर इनटेक हुआ तो वो ठंडा ही था ना, आपने उस पर अभी कोई काम नहीं किया है। तो कंप्रेसर तक, कंप्रेसर तक, इनटेक से लेके कंप्रेसर, देख रहे हो ना? कंप्रेसर क्या कर रहा है? एयर को कंप्रेस कर रहा है, मतलब प्रेशराइज कर रहा है एक तरह से, उनका वॉल्यूम कम कर रहा है कंप्रेस करके। तो इनटेक से कंप्रेसर तक जो आपका सेक्शन है वो कोल्ड है। लेकिन जैसे ही चैम्बर में आ जाओ कंबशन में, तो वहां तो आग लग गई ना कंबशन में। तो कंबशन चैम्बर से एग्जॉस्ट तक का सेक्शन क्या है आपका? हॉट सेक्शन है। क्लियर हो यहाँ तक? Yes, yes. कंबशन से लेके एग्जॉस्ट तक आपका हॉट सेक्शन हुआ, और इनटेक से लेके कंप्रेसर तक आपका कोल्ड सेक्शन हुआ। इस तरह से आप डिफाइन कर लेते हो। अब देखो आपके पेपर इसके बुक में क्या लिखा कि कोल्ड सेक्शन रिफर करता है कि पार्ट ऑफ द इंजन फ्रॉम द इनलेट अप टू थ्रू कंप्रेसर या डिफ्यूजर। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फ्लो इंजन की बात करोगे ना, तो उसमें डिफ्यूजर्स होते हैं, कंप्रेसर की तरह ही होते हैं वो। ठीक है, उनमें डिफ्यूजर होता है, लगा होता है। लेकिन एक्सीएल में जब बात करोगे ना, दो तरह के कंप्रेसर होते हैं। ठीक है, दो तरह के कंप्रेसर, ये कंप्रेसर का ही नाम है। तो लेकिन जब सेंट्रीफ्यूगल टाइप एक कंप्रेसर होता है जिसमें डिफ्यूजर होता है, और एक्सियल टाइप होता है, तो एक्सियल टाइप में कोई नाम नहीं है, बस उसे सिंपली कंप्रेसर ही कहते हैं, एक्सियल कंप्रेसर। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर को डिफ्यूजर भी कहते हैं। सिंपल। तो इसलिए कह दिया कि इनलेट से लेके कंप्रेसर या डिफ्यूजर तक का जो पार्ट होता है वो कोल्ड सेक्शन है। और हॉट सेक्शन क्या है? जो कंप्रेसर के बाद है, लिखा है ना, एरिया पास्ट द कंप्रेसर, मतलब कि पास्ट मतलब कि बाद वाला, कंप्रेसर के बाद वाला एरिया कहां से कहां तक? फ्रॉम द कंबशन चैम्बर थ्रू एग्जॉस्ट। कंबशन चैम्बर से लेके एग्जॉस्ट तक की एरिया आपका हॉट सेक्शन में आपका आता है। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा आपको। कोई डाउट तो नहीं है अभी यहाँ तक? No, sir. नो सर। ठीक है। और इसमें इन्होंने कुछ नहीं बात करी है, तो इसको छोड़ दोगे। कितना टाइम हो रहा है? 14-15। चलो आज के लिए इतना रखेंगे, ठीक है। और कल आपका क्लास मॉर्निंग में है, तो आप कितने बजे तक जगते हो? कितने बजे कॉलेज जाते हो आप? Sir, 8 बजे। 8 बजे जाते हो, मतलब 6:30 के आसपास रखना पड़ेगा ना? ठीक है, yes, yes. 6:30 बजे के आसपास क्लास हम लोग लेंगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग कल बात कर लेंगे कि अदर जो टाइप वाले इंजन है ना, मैं वो आपको समझा दूंगा, टर्बोफैन, टर्बोप्रोप, टर्बोजेट, टर्बोशॉक। तो ख्याल से मैं हम लोग आ जाएंगे फ्राइडे पे, कल कल से फ्राइडे स्टार्ट हो जाएगा आपको। इसको मार्क कर लेना, जो जो मैं बता देता हूँ ना कि आपका पेपर में आया हुआ है, उसको मार्क कर लेना। ये सेक्शन वगैरह, ये पॉइंट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे गए हैं कि कंस्ट्रक्शन बता दो, कंसिस्टेंट आप, ये बड़े बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, तो मार्क कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बताएं। So, हम्म
सर इसकी रिकॉर्डिंग कैसे कहाँ पे मिलेगी सर फिर? मैं देख रहा हूँ, मैंने इसमें एक रिकॉर्डिंग सेक्शन आपको दिख रहा होगा, मैं चेक करता हूँ कि कहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है ना। कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली शायद ये वो दिखाएगा आपको क्लास में, या रिसोर्सेज वगैरह वाला कोई सेक्शन होगा, वहां पे मेरे ख्याल से ये दिखाएगा, ठीक सर है। जैसे वॉइस में था वैसे ना? हाँ मेरे ख्याल से वैसे कुछ है, मैं देखता हूँ कहाँ पे है रिकॉर्डिंग, फिर मैं बताऊंगा। कोई क्लास में सेक्शन होगा तो चेक कर लें, रिसोर्स वगैरह हो या रिकॉर्डिंग हो, उसमें मिले आपको। ओके ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। वेल, ओके, बाय बाय। बाय सर।